जय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। हमारे यूट्यूब पर चैनल है माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से, जिसमें 3rd से लेकर 10th क्लास तक हम डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स जो है क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, नॉलेज को गेन कर रहे हैं। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाएं ताकि उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो। हर किसी के पास सफिशिएंट मनी नहीं है स्टडी मटेरियल की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे खास कर बात यह है, हमारी क्लासेज जो है बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं। 8th साइंस एनसीईआरटी चल रही थी, एनसीईआरटी सीबीएसई बाइलिंगुअल क्लासेस है, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों के लिए बेनिफिट है। और खास करके जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जेएमआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी एनसीईआरटी 8th क्लास की बहुत ज़रूरत है। अगर जो एएमयू 9th क्लास की एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में भर भर के क्वेश्चन, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसे तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। तो हर तरह के स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, पौधों और जानवरों का संरक्षण। तो देखिए, पहले इस चैप्टर के नाम को समझिए, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन करना। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोटेक्शन का मतलब, मान लीजिए किसी दो इंसानों में लड़ाई हो रही थी, आप वहाँ से जा रहे थे, जान पहचान के थे, अलग केस कोई भी थे, अनजाने थे, आपने उन दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है, कि भाई ये लड़ो मत, अलग अलग हो जाओ। अब वो एक जना अलग अलग कर दिए, वो अपने अपने घर चले गए, उसे कहते हैं प्रोटेक्शन, यानी कि आपने उसे प्रोटेक्ट कर लिया। आपस में लड़ाई हो रही थी या फिर कोई पिट रहा था बेचारा, आपने उसे बचा लिया, उसे अपने घर भेज दिया कि तू भाई घर जा, तो हो गया प्रोटेक्शन। कंजर्वेशन में क्या होता है, आपको जो है कंजर्व भी करना है, बचाना भी है, उसकी देखभाल भी करनी है, और ताकि फ्यूचर में जो है वो चीज़ खराब ना हो, बर्बाद ना हो, तो उसे कहते हैं कंजर्व करना। अब बात आती है प्लांट्स और एनिमल की, किसकी? जानवरों की और किसकी? पेड़ पौधों की, यानी वाइल्ड लाइफ की, इकोसिस्टम की। अब कंजर्वेशन की ज़रूरत पड़ी क्यों? सबसे पहली बात देखिए, पहले हमारे एनवायरनमेंट में और ह्यूमन बींग्स में जो है बहुत ही फ्रेंडली नेचर था। दोनों ने एक दूसरे से ये समझ लिए, कसमें खाए हुए थे, मैं तेरी देखभाल करूँगा, तू मेरी देखभाल करना। लेकिन कुछ ग्रीड की वजह से, कुछ लालच की वजह से, इंसानों में जो कुछ लालच आया, और कुछ इंसानों ने जो है पेड़ों को काटा और उन्हें बेचना शुरू कर दिया। अब यही आदत और लोगों में पड़ी, उसकी वजह से क्या हुई, फ्रेंडशिप बॉन्ड जो था एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स के बीच में, वो टूट गया। इंसानों को लगा कि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे या फिर कुछ पेड़ पौधों को काटने से हमें कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। शुरुआत होती चली गई और आज 2024 में ऐसा समय आ गया है कि टेम्परेचर जो है 40 से 50 के बीच में पहुंच रहा है, कहीं 55 तक पहुंच गया है। धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एनवायरनमेंट पूरी तरह से बर्बाद कर दिया हमने, पॉल्यूशन बढ़ा दिया है। किसकी वजह से? क्योंकि हम धीरे धीरे फॉरेस्ट को जो है कट करते जा रहे हैं। किसके लिए? अपने बेनिफिट के लिए, कुछ पैसे आ जाएं, बस इसके लिए। फूड, शेल्टर, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में कितना अच्छा खूबसूरत वातावरण फॉरेस्ट की वजह से, प्लांट्स की वजह से हमें मिलता था, लेकिन हमने वो सारा क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान हमें हो रहा है। देखिए, प्लांट्स को हम, एक मान लीजिए ट्री है, एक ट्री को हमने काटा, और किसी ट्री को हमने काटा, उस ट्री की वजह से हमें ऑक्सीजन मिल रही थी, उसकी वजह से हमें शेल्टर मिल रहा था, छाया मिल रही थी, उसकी वजह से हमें फ्रूट मिल रहे थे, उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें मिल रही थी। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ रही थी, सॉइल को जो है मजबूत करके रखती हैं उसकी जड़ें, और सीधी ज़्यादा से ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर्स को जो ऊपर की तरफ खींच के रखती हैं, ताकि धरती जो है नरम रहे, ठंडी रहे। लेकिन वो सारी चीज़ हमने पेड़ काटने की वजह से क्या किया, नुकसान कर दिया। अब जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, वो भी नहीं होगी, क्योंकि ट्रीज़ एक बहुत बड़ा कारण है रेनफॉल्स का। और ये सब हमने क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। हम अपने घर को, हमारी बिल्डिंग्स को फर्नीचराइज करा रहे हैं, इंटीरियर करा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों की काट के फर्नीचर्स बनवा रहे हैं। तो नुकसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ हमें हो रहा है। जितने ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, मान लीजिए कहीं फॉरेस्ट था, वहाँ कटिंग करा दी, हाईवे निकल आए, कटिंग कराई, ना प्लॉटिंग हो रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे जिस तरह से हमने डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट किया है, उसी तरह से हमें नुकसान हो रहा है। इसी तरह से प्लांट्स को भी नुकसान हुआ, इसी तरह से हमने एनिमल्स को भी नुकसान करा। जैसे एलिफेंट हो गए, एलिफेंट के जो दांत थे उन्हें जो हमने काटने शुरू कर दिए सिर्फ पैसों के लिए। साथ के साथ बहुत सारे जानवर थे, उनकी जो शिकार करना शुरू किया धीरे धीरे, और उनके जो कि अब हम क्या देख रहे हैं, वो धीरे धीरे जानवर जो लुप्त हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको जो है फ़ायदा ही पहुँचा रहे थे। लेकिन हमारी लालच की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, प्लांट्स और एनिमल जो पूरी तरह से अब डिस्ट्रॉय होने की कगार पर हैं। यही काम अगर वो करने लग जाए, अगर एनिमल्स हमारे घर में घुसने लग जाएं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ये सोचिए।
तो कंजर्वेशन की ज़रूरत पड़ी हमारी वजह से, क्योंकि हमने अपने फ्रेंड से बॉन्ड को तोड़ा। तो आइए चैप्टर पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, पौधों और जानवरों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है और करना चाहिए, ताकि अभी भी थोड़े हालात जो है सुधर जाएं और आने वाली पीढ़ियों को हम जैसे जी रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को नुकसान ना पहुँचे। तो चलिए आइए इस स्लाइड में देखेंगे, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। एनवायरनमेंट में हमारी जो अर्थ है उसमें एनवायरनमेंट ने हमें इतना दिया है, भगवान ने हमें ये धरती बना के दी, इसमें इतना दिया है कि हमारी नीड जो है पूरी हो सकती है, लेकिन इंसान की जो लालच की नीड है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। पृथ्वी हर आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी के लालच को नहीं। ये कहा गया हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा। तो एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 कंजर्वेशन इन एनिमल्स, न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग है। क्या क्या इसमें पढ़ेंगे कंटेंट हम देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन इट्स कॉज। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई, वनों की कटाई और उसके कारण क्या हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई के परिणाम क्या होंगे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्यों कंजर्व करना चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है, एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होती हैं, स्थानिक प्रजातियाँ क्या होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य, रेड डाटा बुक क्या होती है, माइग्रेशन क्या होता है, प्रवास क्या होता है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या होता है, कागज़ का पुनर्चक्रण क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है यानी कि वनीकरण क्या होता है। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड की ओर। आवर प्लानट अर्थ इज़ फिल्ड विद सो मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हमारा जो प्लानट है अर्थ, उसमें बहुत सारे स्पीसीज हैं और बहुत सारे जो है प्लांट्स और एनिमल्स हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट देयर आर अबाउट 70 to 100 लाख स्पीसीज ऑन द अर्थ। साइंटिस्टों की माने तो 70 से 100 लाख यानी कि 1 करोड़ के लगभग जो है अर्थ पे जो है क्या हैं, प्रजातियां हैं तरह तरह की। द सम टोटल ऑफ द ऑल ऑफ दिस एनिमल इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और इन सब टोटल से एनिमल्स सबको मिला के हम क्या बनता है, एक बायोडाइवर्सिटी बनता है। बायो मीन्स लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ डिफरेंट, यानी तरह तरह की। तो इस अर्थ पे जो तरह तरह के जीव जो जिंदा हैं वो मिल जाएंगे आपको। बायो का अर्थ है जीवन, विविधता का अर्थ है विविधता या भिन्न। Thus, biodiversity means variety of life forms on the earth, the essential interdependence of all the living beings। एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। इस प्रकार जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर जीवन रूपों की विविधता और सभी जीवित चीज़ों की आवश्यकता परस्पर निर्माण है, निर्भरता करता है, यानी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह से। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर धरती पे है तो उसका प्रेजेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लाइफ में। हम किसी को भी क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। When you travel through the forest in the mountain ranges, you can see variety of life form। अभी आप लैंड फॉर्म पे रहते हैं तो आपको इतना ना पता चले, लेकिन जैसे जैसे आप माउंटेन रेंजेस पे जाएंगे तो आपको वेराइटी ऑफ स्पीसीज, प्लांट्स, एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। जब आप पर्वत श्रृंखलाओं में जंगलों के माध्यम से यात्रा करते हैं तो आप विभिन्न प्रकार के जीवन रूपों को देख सकते हैं। देखिए बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, बड़े ही आराम से पढ़िए। देखिए चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, वीडियो लंबी होगी, 1-1.5 घंटे की वीडियो होती है, क्योंकि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करना होता है, ठीक है, समझाना होता है एक एक बात। लेकिन शॉर्ट्स नोट्स में कोई टॉपिक अगर यहाँ रह जाता है तो शॉर्ट्स नोट्स में 15-20 मिनट में आप जो सारी डेफिनेशंस और वो सारी चीज़ कर सकते हैं। शॉर्ट्स नोट्स की भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने क्लास 6, 7, 8 की सारे सब्जेक्ट साइंस की, तो वहाँ पे आप जाके शॉर्ट्स नोट्स वहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझना जरूरी है, क्योंकि आप अपने लैंग्वेज में भी डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिक अगर आपको क्लियर है तो आप आराम से जो है डेफिनेशन या फिर सवाल जो है लगा लेंगे। तो फॉरेस्ट आर एबंडेंट विद fruit trees and flowers and inhabited by chipping birds, prancing deers and plenty of other animals। जंगल फलों के पेड़ों और फूलों से भरपूर चहचहाते हैं, पक्षियों, उछल कूद वाले करने वाले हिरणों, कई अन्य जानवरों से भरे हुए हैं। यानी फॉरेस्ट जो होता है ना, बहुत ही फॉरेस्ट जो ना अपने आप में एक अलग ही लाइफ है। फॉरेस्ट एज अ नेचुरल रिसोर्स आर डिक्रीजिंग इन एरिया इन द रिसेंट ईयर्स। हाल के वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों के रूप में वनों का क्षेत्रफल घट रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो है कट रहे हैं। अब भैया डिफॉरेस्टेशन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड ऑफ वेरियस पर्पसेज एंड इज टर्म एज डिफॉरेस्टेशन। वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई को जो हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। किसी पर्पस के लिए काटा जाता है, कुछ अननेसेसरी पर्पस होते हैं, कुछ
नेसेसरी पर्पस होते हैं तो चलता भी है, लेकिन अननेसेसरी भी काटे जा रहे हैं, तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारे एनवायरनमेंट में। वनों को साफ करना और भूमि को विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए वनों की कटाई कहा जाता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल थ्रेट टू मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कई जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए खतरे के लिए जिम्मेदार हैं। कॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन देखेंगे, वनों की कटाई के कारण रैपिड अर्बन डेवलपमेंट, धीरे धीरे पॉपुलेशन का बढ़ना, गांव का शहरों में बदलना, धीरे धीरे लैंड, धीरे धीरे प्लॉटिंग होना, लॉजेस, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का खुलना, हाईवेज़ का बनना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है, कटाई हो रही है वनों की। एग्रीकल्चर रिलेटेड पर्पस, ठीक है, फ्यूल रिक्वायरमेंट, ईंधन की आवश्यकता, क्योंकि पेड़ों को काटेंगे तो कोयला मिलेगा, ठीक है, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़, बिल्डिंग्स का बनना, फॉरेस्ट फायर्स, और कभी कभी आग का लग जाना, वो भी एक डैमेज होता है डिफॉरेस्टेशन का। मेकिंग फर्नीचर, हमारे जो इंटीरियर्स हो रहे हैं, हमारे फर्नीचर बन रहे हैं, ये मान लीजिए अगर आपके घर में फर्नीचर लग रहा है तो समझ लीजिए आपके अनेकों पेड़ों की जो है कटाई होके आई है। बहुत सारे पेड़, मरे हुए पेड़ जो है आपके यहाँ लगे हुए हैं, उनकी मरे हुए पेड़ों की लाश जो एक तरह से आपके यहाँ लगे हुए हैं। तो कॉज द डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई के कारण। डिफॉरेस्टेशन में बी कॉज्ड बाय नेचर और इट मे बी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। डिफॉरेस्टेशन नेचर भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हो रहा है। बहुत ही कम चांस होते हैं कि आग लग जाए फॉरेस्ट में, वो एक नेचर है, लेकिन ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये हो रहा है, वनों की कटाई जो हो रही है। फायर्स एंड फ्लड्स आर द नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आग और बाढ़ वनों की कटाई के प्राकृतिक कारण हैं। ह्यूमन एक्टिविटी विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन इंक्लूड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, कैटल ब्रीडिंग, इलीगल लॉगिंग, माइनिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये सारे कारण हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार हैं। मानवीय गतिविधि में कृषि विस्तार, मवेशी प्रजनन, ठीक है, अवैध कटाई, खनन, तेल निष्कर्षण करना, बांध निर्माण, बांध जो होता है, डैम्स बनाना, बुनियादी ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से वनों की कटाई हो रही है। कुछ नेसेसरी हैं, कुछ अननेसेसरीज भी की जा रही हैं। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन क्या होता है, कृषि विस्तार के बारे में जरा सा हम पढ़ेंगे। विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन देयर इज ओवर ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड क्रॉप्शन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फूड की डिमांड भी बढ़ रही है, उसकी वजह से बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन की मांग भी बढ़ रही है। जैसे ज़्यादा लोगों को फूड चाहिए। Hence the large amount of trees are chopped down for crop production for cattle grazing। इसीलिए वनों की कटाई भी की जा रही है ताकि वहाँ पर फसल उगाई जा सके, एग्रीकल्चर की जा सके, एनिमल हस्बेंड्री किया जा सके, पशुपालन किया जा सके, ताकि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोवाइड किया जा सके। More than 40% of the forests are cleaned to the obtain land and to meet the needs of agriculture। लगभग भूमि प्राप्त करने के लिए कृषि का 40% से अधिक जंगलों को साफ कर दिया गया है। अर्बनाइजेशन क्या होता है, शहरीकरण, यानी कि अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। विद द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज मोर देन लैंड इज नीडेड टू स्टेबलाइज हाउसिंग एंड सेटलमेंट। देखिए आज जहाँ पे मेरा घर है ना, वहाँ एक टाइम में ना बिल्कुल भी बसावट नहीं थे, 2-4 घर थे। आज इस जगह ना पैर रखने के लिए जगह नहीं है। तो धीरे धीरे देख रहे हैं डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। रिक्वायरमेंट लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डेवलपमेंट ऑफ हाउस, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल्सो अराइज ड्यू टू द अर्बनाइजेशन। फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड टू मीट ऑल दीज नीड्स। मेरे घर के पास आम का बाग हुआ करता था किसी टाइम पे, आज वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है। वहाँ जो प्लॉटिंग हो गई है और वहाँ जो घर खड़े हो रहे हैं, और साथ ही एक तरफ थोड़ा सा जो फील्ड पड़ा हुआ था फॉरेस्ट टाइप का, वहाँ जो है कई सारी क्या फैक्ट्रीज लग गई हैं बहुत सारी जो है, तो अब वहाँ फॉरेस्ट भी नहीं है। और आसपास का जो अलीगढ़ क्षेत्र है ना, हमारा जो यूपी के अंदर अलीगढ़ है, अलीगढ़ क्षेत्र है, उसके आसपास अब बहुत सारे हाईवेज निकले हुए हैं। तो आसपास कई किलोमीटर्स तक पेड़ पौधों को काट दिया गया है, जिसकी वजह से आज ये हालत हो गई है कि टेम्परेचर गर्मी में 45 से 50 डिग्री के बीच में आ रहा है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है। सिर्फ हमें सहूलियत मिल जाए, हम ठीक से रह पाएँ, इसलिए हम जो है बिल्कुल भी इन्वायरमेंट की कदर नहीं कर रहे हैं। तो विद द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ मोर देन लैंड इज नीडेड टू स्टेबलाइज हाउसिंग एंड सेटलमेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन करने के लिए, हाउस को बनाने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन को हम जो है धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कटिंग कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट लाइक द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डेवलपमेंट ऑफ हाउसेज, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेंशन इंडस्ट्रीज ऑल्सो अराइज ड्यू टू द अर्बनाइजेशन।
शहरीकरण के कारण सड़कों का निर्माण करना पड़ता है, घरों का विकास करना पड़ता है, खनिज दोहन करना पड़ता है, उद्योगों का विस्तार करना पड़ता है। जैसी आवश्यकताओं के लिए, इन सभी आवश्यकताओं के लिए पूर्ति करने के लिए वनों का नाश किया जा रहा है। ये कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन के, कि डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जा रहा है, पेड़ों की कटाई क्यों की जा रही है, क्या ये वैलिड रीज़न है? माइनिंग, खुदाई की जा रही है जगह जगह पर, क्योंकि प्लॉटिंग इतनी हो रही है तो भर्त पड़ेगा, मिट्टी चाहिए। पहले क्या होता था, हम जो है ना जॉइंट फैमिली में रहते थे, एक ही घर परिवार में रह लिया करते थे, चाचा ताऊ वगैरह सब एक ही परिवार में। लेकिन अब क्या है, हर एक को अपना अपना प्लॉट अलग चाहिए, हर एक को अपना अपना घर अलग चाहिए। तो उसकी वजह से धीरे धीरे क्या है, प्लॉटिंग हो रही है, उसकी वजह से माइनिंग की जा रही है। माइनिंग ऑफ गोल्ड, डायमंड एंड गोल्ड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट का जो है लैंड को जो है डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और खास करके मिट्टी को भी खोदा जा रहा है। कोयला, हीरा और सोने के खनन के लिए बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इज कट डाउन टू क्लियर द फॉरेस्ट एरिया। इसलिए वन क्षेत्र को साफ करने के लिए बड़ी संख्याओं में पेड़ों को काटा जा रहा है। मोर ओवर द वेस्ट डेट कम्स आउट फ्रॉम माइनिंग पॉल्यूट द एनवायरमेंट एंड अफेक्ट द नियर बाई प्लांट, जिसकी वजह से धीरे धीरे एनवायरमेंट पॉल्यूट्स हो रहा है, और धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा खनन में निकलने वाला कचरा, जितना भी कचरा निकलेगा, पर्यावरण को प्रदूषित करता है और आसपास के पौधों को प्रभावित भी करता है, आसपास के एनवायरनमेंट को प्रभावित भी करता है। कंस्ट्रक्शन डैम्स बनाए जा रहे हैं, बांधों का निर्माण किया जा रहा है टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। लार्ज साइज ऑफ डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड द ग्रेट एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड। इसलिए कहीं जिस जगह फॉरेस्ट है वहाँ अगर डैम बनेगा तो समझ लीजिए वहाँ का पूरा फॉरेस्ट जो है साफ़ कर दिया हमने। बढ़ती जनसंख्या को जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए, लाइट बनाने के लिए, कोई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस करना पड़ेगा हम लोगों को, लाइट देने के लिए बड़े आकार में बांधों का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए वन क्षेत्र का जो बड़ा हिस्सा जो हम साफ़ कर रहे हैं। टिम्बर प्रोडक्शन के लिए, इमारती लकड़ी उत्पादन के लिए, यानी हमारे यहाँ फर्नीचराइज हो रही है, हमारी इंटीरियर्स लग रहे हैं, उनके लिए लकड़ी हमें चाहिए होती है, उसके लिए भी पेड़ों की जो हम क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। वी नीड वुड टू मीट द नीड्स ऑफ अवर डेली लाइफ। वुड वेस्ट इंडस्ट्री लाइक पेपर, मैच स्टिक जो बनाए जाते हैं, फर्नीचर बनाए जाते हैं, वो किसकी वजह से बनाए जा रहे हैं, लकड़ी से बन रहे हैं। और लकड़ी कहाँ से आ रही है, पेड़ों से। और पेड़ कहाँ पर हैं, फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट धीरे धीरे हम काटे जा रहे हैं। हमें अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। कागज़ हो गया, माचिस हो गया, फर्नीचर जैसी लकड़ी आधारित उद्योगों को पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति करने के लिए लकड़ी जो है हमें चाहिए, इसलिए हम पेड़ों को काट रहे हैं। बट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर फ्यूल के लिए भी कब लकड़ी का यूज़ किया जा रहा है। द लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज बीइंग कट डाउन ऑफ फॉर फ्यूल सप्लाई। लकड़ी सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ईंधन में से है। इस प्रकार ईंधन आपूर्ति के लिए बड़ी संख्याओं में पेड़ काटे जा रहे हैं। सम पीपल्स आर इन्वॉल्व इन लीगल वुड कटिंग। कुछ लोग इलीगली काट रहे हैं, कुछ लोग नेसेसरी है तो इसलिए कटिंग हो रही है, लेकिन कुछ लोग इलीगली लगे हुए हैं वुड को काटने में। डिस्ट्रॉय मोर नंबर ऑफ ट्रीज, दिस इज द मेन रीज़न फॉर द डिस्ट्रक्टिव ऑफ सम वैल्यूएबल प्लांट, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है ग्रो तो हो नहीं रहे हैं और कम और हो रहे हैं। मान लीजिए अभी हमारे पास 100 प्लांट्स हैं, अगर उसे हम काटते चले जाएंगे तो एक दिन आके वो ख़त्म हो जाएंगे। आज एक काटा, 2 दिन बाद फिर एक काटा, और ग्रो हम करते नहीं हैं। जहाँ हाईवे रोड्स वगैरह बनते हैं वहाँ हम प्लांट्स को कट तो कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन तो कर देते हैं, लेकिन ग्रो नहीं करते हैं वहाँ पे। तो पता नहीं क्या, कहीं ना कहीं हमारी जो है इसमें कमी है। सम पीपल आर इन्वॉल्व लीगली, तो कुछ लोग अवैध लकड़ी काटने इसमें शामिल हैं, अधिक संख्या में पेड़ों को नष्ट करते हैं। ये कुछ मूल्यवान पौधों को नष्ट के मुख्य कारण हैं। डिफॉरेस्टेशन में एक और कारण है, वो है फॉरेस्ट फायर, यानी जंगल की आग। इन मैनी फॉरेस्ट फायर यूजुअली एक्सपेक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कई जंगलों में आमतौर पर समय समय पर आग लगने की आशंका रहती है। दे में बी कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्सीडेंट्स और नेचुरल फैक्टर। वे मनुष्य दुर्घटनाओं या प्राकृतिक कारकों के कारण हो सकते हैं। फॉरेस्ट फायर बाय आउट 1000 एरियाज ऑफ फॉरेस्ट लैंड ईच अदर ऑल ऑफ द वर्ल्ड। जंगल की आग हर साल दुनिया भर में हजारों एकड़ वन भूमि को नष्ट कर देती है। देयर इज ट्रेमेंडस इफेक्ट्स फॉर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक एज वेल। इसका जीव विविधता और व्यवस्था पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। साइक्लोन डिस्ट्रॉयज द ट्रीज ऑन अ मैसिव स्केल। दे डू नॉट only destroy the trees but also affect the livelihood of so many people who depend on them। चक्रवात बड़े पैमाने पर पेड़ों को नष्ट कर देते हैं। वे न केवल पेड़ों को नष्ट करते हैं बल्कि उन पर निर्भर
कई लोगों की आजीविका को भी प्रभावित करते हैं। दूसरा कारण एक और देखेंगे, ड्राफ्ट कंडीशन ऑल्सो लीड ऑफ डिफोरेस्टेशन। जो सूखा होता है वो भी डिफोरेस्टेशन की वजह से ही होता है। सूखे की स्थिति जो होती है वनों की कटाई के कारण ही होती है। ड्राफ्ट क्या होता है? सूखा। कहीं पेड़ लगे हुए थे जिसकी वजह से सॉइल में फर्टिलिटी थी, नीचे से अंडरग्राउंड से रूट्स जो है पानी ऊपर ले लेती थी, जिसकी वजह से मॉइस्चर सा बना रहता था, सॉइल में फर्टाइल रहती थी, उसकी वजह से बारिश भी होती थी प्लांट्स की वजह से, ट्रीज़ की वजह से। रेनफॉल एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सॉइल क्या रहती है, अच्छी रहती है, फर्टाइल रहती है, इसमें हम क्रॉप्स वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जब पेड़ नहीं रहे तो नीचे से भी मिट्टी बेकार हो रही है, फर्टाइल नहीं हो रही है, ऊपर से भी रेनफॉल नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही है, इसकी वजह से सूखा पड़ रहा है, बंजर हो रही है ज़मीन। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई के परिणाम। अब ये सब कारण थे डिफोरेस्टेशन के कि किस वजह से हमने फॉरेस्ट को काटा। अब उससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या क्या नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को, वो हम देखेंगे। वनों की कटाई के परिणाम, इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल, तापमान और प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। डिक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल, धीरे धीरे ग्राउंड वाटर लेवल नीचे होता जा रहा है। किसी टाइम पे 50, 60, 70 पे जो ग्राउंड लेवल था, पानी था, आराम से नल वगैरह लगाते थे तो जो है पानी आ जाया करता था। आज 250, 350 तक पहुँच गया है ग्राउंड लेवल। डिक्रीज इन रेनफॉल एंड फर्टाइल ऑफ सॉइल, रेनफॉल की वजह से फर्टिलिटी जा रही है सॉइल की, वर्षा और एवं मिट्टी की उर्वरता में कमी हो रही है। इंक्रीज इन नेचुरल कैलेमिटी लाइक फ्लड्स, ड्राफ्ट, ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पहाड़ पिघलेंगे बर्फ़ के, जिसकी वजह से पानी का लेवल बढ़ेगा समुद्र में और उसकी वजह से बाढ़ या साइक्लोन्स आएंगे। डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण की कमी में जो है क्या हो रहा है, मिट्टी में क्षमता उसकी कम हो रही है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन में आगे देखेंगे, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से द नीड ऑफ फॉर द बिल्डिंग मटेरियल, पेपर, फर्नीचर, क्लोथिंग हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली, रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग फीलिंग ट्रीज। लार्ज एरियाज अंडर फॉरेस्ट आर ऑल्सो क्लियर टू क्रिएट स्पेस फॉर स्पेसिंग एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। दिस एक्टिविटी कॉज अ सीरियस थ्रेट टू एनवायरनमेंट। बढ़ते औद्योगिकरण और अधिक जनसंख्या के कारण निर्माण सामग्री, कागज़, फर्नीचर, कपड़ों की आवश्यकता काफ़ी बढ़ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप पेड़ों की कटाई बढ़ गई है। आवास, कृषि और उद्योगों की लिए जगह बनाने के लिए जंगलों में के नीचे बड़े क्षेत्रों भी साफ किया जा रहा है। ये गतिविधियाँ पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा खतरा प्रदान करने वाली हैं और बहुत बड़ा कारण बनी हुई हैं। देखेंगे मेजर एनवायरमेंटल इफेक्ट्स जो हैं, प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव। देखिए, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मिट्टी की भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि रूट्स जो हैं सॉइल को मजबूत पकड़ करके रखते हैं और नीचे से रूट्स जो है अंडरग्राउंड वाटर लेते हैं, इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ी रहती है। सॉइल एरोजन में नदी के किनारे पेड़ जो लगे रहते हैं वो भी मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, ताकि जब पानी जब बहुत तेज़ी से रिसाव हो तो मिट्टी जो बहे ना। तो सॉइल एरोजन, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं सॉइल फर्टिलिटी में, जिसकी वजह से प्लांट्स को ग्रो करना बहुत मुश्किल हो रहा है, आसानी से नहीं हो पाएंगी। रिड्यूस रेनफॉल, वर्षा की कमी हो रही है, क्योंकि पेड़ एक बहुत बड़ा कारण है रेनफॉल का, क्योंकि ट्रीज़ जो बहुत बड़ा कारण है रेनफॉल का। इम्बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस में जो है क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, वायुमंडलीय गैसों का असंतुलन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है। चेंज इन क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन में कारण बन रहा है। नेचुरल कैलेमिटीज़ ज़्यादातर हो रही हैं, स्कैर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, उत्पादों की कमी हो रही है। डिग्रेडेशन, आवास में जो क्या हो रहा है, रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। रिड्यूस रेनफॉल, ठीक है, कॉजेज है एक, वर्षा में जो कमी। विद रिडक्शन ऑफ प्लांट लाइफ द वाटर साइकिल गेट डिस्टर्ब, प्लांट की वजह से प्लांट ग्रो नहीं हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। द एरिया रिसीव लेसर एंड लेसर रेनफॉल, अपसेटिंग द नेचुरल बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, पौधों के जीवन में कमी के साथ जल चक्र बाधित हो जाता है। इस क्षेत्र में कम से कम वर्षा होती है, जिससे पर्यावरण या प्राकृतिक संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। इम्बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, वायुमंडलीय गैसों में असंतुलन। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स taken by plants and is used for photosynthesis, which turns release oxygen. Deforestation causes the imbalance in the atmosphere with the increased concentration of carbon dioxide. देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स, जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे जो एटमॉस्फेयर में होती थी और ऑक्सीजन दे देते थे। अब क्या है, फैक्ट्री सब ने लगा ली हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, ऑटोमोबाइल्स की वजह, व्हीकल्स की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, प्लांट्स तो है ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए,
और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सनलाइट्स को जो है ट्रैप कर लेता है। जैसे कि आपने गाड़ी में आपने देखा होगा, कभी खिड़की लगा लीजिए तो उसमें धूप एंटर कर जाएगी तो उसमें गर्मी हो जाती है, बाहर नहीं निकलने देते शीशे गाड़ी के। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सनलाइट को ट्रैप्स कर लेते हैं लेकिन सनलाइट को बाहर नहीं जाने देते। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप्स कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहे हैं। तो प्लांट्स है ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने के लिए, जिसकी वजह से जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस में जो क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। पौधों और जानवरों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों द्वारा लिया जाता था और प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता था। फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ कर लेते थे वो कार्बन डाइऑक्साइड को, जो बदले में जो है ऑक्सीजन दे देते थे। वनों की कटाई के कारण वातावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ रही है। चेंज इन क्लाइमेट, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे। द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है क्या कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है। वाइड स्केल क्लाइमेटिक चेंज हैव बीन रिपोर्टेड बाय साइंटिस्ट कॉजिंग वाइल्ड लाइफ कंसर्न। कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में वृद्धि में तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होती है। वैज्ञानिक द्वारा व्यापक पैमाने पर जलवायु परिवर्तन की सूचना दी गई है, जिससे दुनिया भर में चिंता पैदा हो रही है। चिंता ही कर सकते हैं, चिंता का कारण है। धीरे धीरे देखते जाइए आने वाली पीढ़ी, जैसे आप चल रहे हैं ना, जितनी आपकी ग्रीड है, जितनी आपका लालच है, जैसे आप जो है नेचुरल इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी देखिएगा किस तरह से जो रहने वाली है। बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। नेचर कैलेमिटीज़ होती हैं, सॉइल इरोजन होता है, मेक्स द लैंड ड्राई एंड ब्रिटल, मेकिंग इट मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स व्हेन द रेन वाटर डज नॉट गेट एब्जॉर्ब, सिचुएशन लाइक फ्लड में ऑल्सो अकर। मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन में से भूमि शुष्क और भुरभरी हो जाती है, ठीक है, जिससे भूस्खलन की संभावना अधिक हो जाती है, बारिश का पानी सोखने, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्केर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, we have become so used to having a variety of products which is used to wood or plants products that we do not realize that soon there will be shortage of product, alternatively should be found before condition becomes tough। तो हम लकड़ी या पौधों के उत्पादों को प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों इतने आदी हो गए हैं, यानी वुड, फर्नीचर्स, लकड़ी, जो प्लांट से हमें लकड़ियाँ मिल रही हैं, प्लांट से जो चीज़ें मिल रही हैं, प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसके हम इतने यूज़फुल हो गए हैं, यूज़फुल हो गए हैं कि उनकी हमें आदत पड़ गई है। लेकिन आने वाले समय में प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो वो चीज़ें कहाँ से आएंगी, प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे, तो फिर क्या करोगे बताओ, कैसे फिर कैसे पूर्ति करोगे उन चीज़ों की। हमें इसका एहसास ही नहीं होता कि जल्द ही उत्पादों की कमी हो जाएगी, स्थिति गंभीर होने वाली है। उसका विकल्प तलाश ना जानने जा रहे, उसका विकल्प भी नहीं रहेगा हमारे पास शायद। डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट, आवासों का निवास, द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स हैबिटेट्स ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जंगलों की कटाई हम करते जा रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम जानवरों और उनके घरों को छीन रहे हैं। जैसे जैसे पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, जैसे जैसे जंगल साफ करते जाएंगे, तो एक टाइम आएगा तो वो जानवर कहाँ जाएंगे, फिर वो शहरों की तरफ दौड़ेंगे, तो आप लोग कहाँ भागोगे। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं, धीरे धीरे हम कटाई कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, लॉस ऑफ फ्लोरा रिजल्ट्स इन अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ फौना ऑफ द एरिया एज दे डिपेंड ऑन ईच अदर। वन लाखों जीवों, पक्षियों और जानवरों का आवास प्रदान करता है। वनस्पतियों को नष्ट करने होने से क्षेत्र के जीव जंतुओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो उनको भी हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग कारण है डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन विल डिक्रीज नंबर ऑफ ट्रीज दैट विल बी लीड टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर। डिफॉरेस्टेशन क्या है, धीरे धीरे जो है पेड़ों की कटाई हो रही है और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर में बढ़ रही है, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। वनों की कटाई से पेड़ों की संख्या में कमी आ रही है, जिसकी वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ सरफेस। जो सूरज की किरण अर्थ पे पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ट्रैप कर लेती है और धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है। और ले तो लेती है कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन क्या कर रही है, बाहर नहीं निकाल पाती है। एंड अर्थ इट विल बी डिस्टर्ब द वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टू मैनी रिड्यूस रेनफॉल, जिसकी वजह से बारिश में कमी आ रही है। दिस कॉल्ड कोस्ट ड्राफ्ट, जिसकी वजह से सूखा पड़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी की सतह से परिवर्तित ऊष्मा किरणों को फंसा लेती है और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर तापमान वृद्धि हो रहा है। हम समझेंगे डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, जब मिट्टी जो है सूख जाती है,
तो क्या होता है, शुष्क हो जाती है, धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स होते हैं वो रेतीले हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा मिट्टी सूख जाती है, बहुत सालों तक वहाँ बारिश नहीं होती है, तो मिट्टी जो है वो रेगिस्तान में क्या होती है, बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जैसे राजस्थान की साइड आपने देखा होगा। तो कुछ समय जा रहा है, हमारा भी ये एरिया ऐसे ही होने वाला, आप चिंता मत करिए। डिसर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण। Deforestation changes soil properties. Lesser number of trees result in more soil erosion. The removal of top layer of soil, जो top layer होती है soil की, result in hard rocky layer which is less fertile. Eventually the land is converted into desert, such as the process is known as a desertification. वनों की कटाई से मिट्टी के गुण बदल जाते हैं, पेड़ों की कम संख्या से मृदा अपरदन अधिक होता है, मिट्टी की जो ऊपर की परत होती है वो ठोस हो जाती है, पानी ना पड़ने की वजह से, बारिश ना होने की वजह से अंततः भूमि रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण के रूप में जाना जाता है। इम्प्रॉपर इरीगेशन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्टिफिकेशन। ठीक से मिट्टी को पानी ना मिलना भी डेजर्टिफिकेशन का कारण बनता है। मरुस्थलीकरण के लिए अनुचित सिंचाई भी जिम्मेदार हैं। अब भी हमारे पास समय है कि हम जो है एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में चेंजेस ला सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो करके, प्लांट्स और एनिमल्स की कंजर्व करके, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय ना करके, डिफोरेस्टेशन ना करके, एफोरेस्टेशन करके और वाटर को जो सेव करके, बहुत सारे इस तरह से हम जो अब भी इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। पहले जैसा नहीं हो सकता, लेकिन कई हद तक सुधार आ सकते हैं। ट्रीज़ बाइंड द सॉइल टू ग्राउंड। ट्रीज़ जो होते हैं सॉइल को ग्राउंड में बाउंड करके रखते हैं। व्हेन द कवर इज़ रिमूव फ्रॉम द सॉइल, जब उसके ऊपर से वो कवर ही हट जाएगा, सॉइल इरोजन इंक्रीज, धीरे धीरे जो क्या होगा, सॉइल इंक्रीज होगी। कहते हैं ना बच्चों पे जो है टाइट करके हाथ रखना चाहिए ताकि वो बिगड़े ना। जब आप उन्हें खुला छोड़ दोगे तो वो तो कुछ भी होगा, फिर तो ख़राब होंगे ना वो। द टॉप सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे, धीरे धीरे क्या होती है, सॉइल जो है बेकार हो जाती है। वाइंड और वाटर इन सॉइल लूजली इट्स फर्टिलिटी, सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द लैंड बिकम बैरन, इट इज़ कॉल्ड अ डेजर्टिफिकेशन। उसे हम जो डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पढ़ते जाया करिए, कहीं कहीं मैं समझाता चलता हूँ, कहीं कहीं पढ़ भी देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन्य और वन्य जीवन संरक्षण। अब कैसे कंजर्व करें फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। टू प्रिवेंट डिफोरेस्टेशन and for the conservation of forest and wildlife the government has implement many rules and policies. गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स और पॉलिसीज़ बनाई हुई है, लेकिन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट उन पर नहीं होता, काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हैं तो इंसान ही है ना, तो हमें तो अपना काम सीधा करना है। वनों की कटाई को रोकने के लिए, वनों और वन्य जीवों के लिए संरक्षण के लिए सरकार नियम लागू करे, और जो नियम लागू हो रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो। नियम लागू होने से कुछ नहीं होता, उसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसको ढंग से टाइटली जो है रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए। Among many steps, areas called sanctuaries, national park and biosphere reserve has been marked where activities like cultivation, grazing, hunting etc. are prohibited. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ज़्यादा बने, नेशनल पार्क ज़्यादा बने, बायोस्फीयर रिजर्व ज़्यादा बनाए जाएँ, और वहाँ पे जो कल्टीवेशन, ग्रेजिंग और हंटिंग जो है, शिकार वगैरह, ये सब क्या किया जाए, रोका जाए, ताकि एनिमल्स जो है और एनी प्लांट्स को जो है क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। कंजर्वेशन संरक्षण अकॉर्डिंग टू द WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, दिस हैज़ बीन 60% डिक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल। उनका कहना है कि 60% जो है एनिमल्स में की पॉपुलेशन में, बर्ड्स की पॉपुलेशन में, फिश में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में लगभग 40 साल में जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीजमेंट हुआ। 60% ये चीज़ कम हो गई हैं। इन ऑर्डर लीव समथिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन वी नीड टू कंजर्व इट नाउ। और बहुत सारी प्रजाति ऐसी हैं लुप्त हो गई हैं पूरी तरह से, फ्यूचर में आपको देखने को भी नहीं मिलेंगी। अगर फ्यूचर में फिर भी आपको बचा कर रखनी है तो आपको कंजर्व करना पड़ेगा। कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्स सच एज फॉरेस्ट एंड वाटर। संरक्षण वन्य जीवों और जंगल और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना, संरक्षण करना, प्रबंधन करता है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स us to protect, maintain and recover endangered animals and plants species. जैव विविधता का संरक्षण हमें लुप्त प्राय जानवरों और पौधों की प्रजातियों की रक्षा, रखरखाव और पुनर्प्राप्ति में मदद करता है। अब कंजर्वेशन जो है दो तरह के होते हैं, संरक्षण जो होता है दो प्रकार के होते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन विद इन द हैबिटेट, यथास्थान संरक्षण आवास के भीतर। दूसरा एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, आउटसाइड द हैबिटेट, पूर्व स्थान संरक्षण आवास के बाहर। पहला यथास्थान संरक्षण, उसे देख लेते हैं। यथास्थान संरक्षण उसे देख लेते हैं क्या होता है। इट इज़ नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज विद द नेचर इकोसिस्टम
and they occur. They is achieved by the protection of nature habitat and maintenance of endangered species in certain protected areas such as national park, wildlife or world sanctuaries, biosphere reserve. In India there are about 73 नेशनल पार्क हैं हमारे अभी तक, 416 सेंचुरीज़ हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 12 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जा चुके हैं ताकि प्लांट्स और उसको जो है क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। ये और कुछ नहीं बल्कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रकों के भीतर जीवित संसाधनों को संरक्षण करना है, अंदर ही अंदर संरक्षण करना है, जिसमें वे होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव और या पक्षी अभयारण्य जो है बायोस्फीयर रिजर्व जैसे क्षेत्रों को जो है क्या किया गया है, हमने बनाया है ताकि इनको कंजर्व करके रखा जा सके। जिसमें से सबसे पहला आता है नेशनल पार्क, यानी राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क इज एन एरिया, एक ऐसा एरिया होता है जिसकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को हम जो है क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द betterment of the wildlife. Here activities like forestry, grazing or cultivation are not permitted. Even private ownership rights are not allowed in this area. The national parks cover an area 100 square kilometers. In this park a single plants or animal species are preserved. राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जो वन्य जीवों को बेहतरी के लिए सख्ती से आरक्षित किया गया है। इसमें हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। यहाँ वानिकी की चराइयाँ और या खेती जैसी गतिविधियों को अनुमति नहीं होती। इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती है। हार्ड एंड रेगुलेशन होते हैं, इसमें जो है परमिशन लेके आप जा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो 100 से 150 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों में कवर किया हुआ है। इन पार्कों में एक ही पौधे और एक ही प्रजाति के संरक्षण होता है, यानी एक ही तरह का एनिमल, एक तरह की प्रजाति का जो है नेशनल पार्क में क्या होता है, कंजर्वेशन किया जाता है। क्या है इनके स्पीसीज कैन बी अडेप्टेड टू देयर हैबिटेट, ऐसा ही वातावरण उनको दिया जाता है जैसे जंगल में होता है। जंगल ही होता है, उसको एरिया को हम क्या करते हैं, बाउंड्रीज कर देते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी और ह्यूमन का आना वहाँ पे अलाउड नहीं है। स्पीसीज कैन बी अडेप्टेड टू देयर हैबिटेट, प्रजातियों को उनके आवास में के अनुसार अनुकूलित किया जाता है। स्पीसीज कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, स्पीसीज एक दूसरे के इंटरेक्ट करती है। नेचुरल हैबिटेट में मेंटेनेंस बना रहता है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड ईजी टू मेंटेन, आसानी से मैनेज किया जा सकता है। नीड्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स आर प्रोटेक्टेड, स्वदेशी लोगों को की भी ज़रूरत वहाँ से पूरी हो जाती है। अब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। अब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। मान लीजिए हमारा शहर है, उसके आसपास कोई ज़्यादा जंगल है, तो हम क्या कहेंगे, उसको जो है एरिया को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह देंगे कि उधर जो है जानवर और उनका एरिया है प्लांट्स का, वहाँ हम जो है नहीं जाएंगे, वहाँ हम शिकार करने नहीं जाएंगे, वहाँ कटिंग नहीं करेंगे। तो वहाँ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, बस एक रूल्स बना लिए जाते हैं, वहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं होती, एक एरिया जो दे दिया जाता है। सेंचुरी इज प्रोटेक्टेड एरिया विच इज़ रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स के लिए ये क्या है, कंजर्व करने के लिए जगह दी जाती है। अभयारण्य एक संरक्षित क्षेत्र को जो केवल जानवरों के लिए संरक्षण किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, प्राइवेट ओनरशिप राइट्स आर अलाउड हियर। ठीक है, यहाँ लकड़ी की कटाई, वन उत्पादन और संग्रह, निजी स्वामी अधिकारी जैसे मानवीकरण को अनुमति, ठीक है कर सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पर, लेकिन कुछ मात्रा में नेसेसरी है, अननेसेसरी नहीं। कंट्रोल्ड इंटरफेरेंस लाइक टूरिस्ट एक्टिविटीज़ ऑल्सो अलाउड, टूरिस्ट एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे होती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, जीव मंडल रिजर्व क्या होता है, दीज आर द प्लेसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइफ, दीज आर द प्लेसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स प्लांट्स ट्रेडिशनल ऑफ ट्राइब्स एक्सेट्रा। बायो रिजर्व क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये वन्य जीव, जानवरों और पौधों जनजातियों के पारंपरिक जीवन आदि के संरक्षण के स्थान हैं। दीज आर द एरियाज मीन्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जहाँ बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर सकते हैं, इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। ये वे क्षेत्र हैं जिससे जैव विविधता के संरक्षण के लिए किया जाता है। द बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्व्स द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, और वहाँ अगर कोई प्रजाति रह रही है, वहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, तो उनको भी कंजर्व करना जो है बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, उनकी भी देख रेख जो है की जाती है। तो आप समझ गए, नेशनल पार्क में जो है हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं, उसमें जो है कोई परमिशन होगी तभी अलाउ है, लेकिन वहाँ ज़्यादातर तभी अगर परमिशन है तभी वहाँ अलाउ, बिल्कुल मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल है, वहाँ कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती ही नहीं है। दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ थोड़ी सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, ग्रेजिंग कल्टीवेशन होता है, जानवरों को चराने जाना, ठीक है, फसल वगैरह करना जानवरों के लिए, तो वहाँ थोड़ी सी है, थोड़े फ्रीली है, वहाँ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है खाली क्या होते हैं, एनिमल्स के लिए होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में
इकोसिस्टम में जितने भी प्रजाति आपको मिलेंगी, ज़्यादातर लोगों को वहाँ रखा जाता है। वहाँ जो कोई अगर प्रजाति रह रही है तो वहाँ पे जो है उनको भी देख रेख की जाती है। तो ये था बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व कुछ दे रखे हैं हमें, तो आप देख सकते हैं टेबल बनी हुई है। नेम ऑफ बायोस्फीयर है एक तरफ, और कौन कौन सी जगह पर क्या क्या है, जैसे नंदा देवी है यूपी में है, ठीक है, नौरेग है मेघालय में, नौकरेक है मेघालय में, ठीक है, मनस है आसाम में, सुंदरवन है वेस्ट बंगाल में, गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु में, नीलगिरी है तमिलनाडु में, ठीक है, ग्रेट निकोबार एंड सिंपल आई है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये सब बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स में बने हुए हैं। ऐसे जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ द सिस्टम, और ह्यूमन पॉपुलेशन जो है इसमें मदद करने में, उसमें मदद करती है। वहाँ पे अगर कोई प्रजाति रहती है, ट्राइबल्स रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे आते हैं, उनको भी यहाँ पे कंजर्व किया जाता है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और जो है एनवायरनमेंट की सेफ्टी रहे। अब हम पढ़ेंगे एंडेमिक स्पीसीज यानी कि स्थानिक प्रजातियाँ। दीज आर द स्पीसीज विच आर कम्प्लीटली कन्फर्म इन अ पर्टिकुलर एरिया नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। एक ऐसे एरिया में स्पीसीज के वो वहीं पाई जाती हैं और कहीं वो पाई नहीं जाएंगी, तो उसे एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। दीज आर द स्पीसीज विच आर कम्प्लीटली confined in a particular area and not found in anywhere else। ये वे प्रजातियां हैं जो पूरी तरह से विशेष क्षेत्र तक ही सीमित हैं और कहीं और नहीं पाई जाती। एनी एनिमल्स और प्लांट्स कुड बी एंडेमिक टू एन एरिया स्टेट और कंट्री। कोई भी जानवर हो या पौधा हो जो उसी क्षेत्र में उसी राज्य में पाया जाए और कहीं नहीं पाया जाए, उसे एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। इफ़ एनी रिस्ट्रिक्शन टेक्स प्लेस एट सच हैबिटेट्स देन इट कुड अफेक्ट देयर पॉपुलेशन एंड कुड बी इंडेंजर्ड द एंटायर स्पीसीज एग्जिस्टेंस। यदि ऐसे आवासों की कोई विनाश हो जाता है या फिर उनमें कोई नुकसान पहुंचाता है, ऐसी आबादी में प्रभावित होती हैं, तो पूरी तरह प्रजाति भी उसकी अस्तित्व में खतरे में आ जाती है। अगर वहाँ एक को किसी को नुकसान पहुंच रहा है, जब उस एरिया को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो सारी की सारी पॉपुलेशन क्या होता है, डेंजर में आ जाती है। एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज इंक्लूड द ट्रीज लाइक साल, वाइल्ड मैंगो एक्सेट्रा, एंड एनिमल्स लाइक विसन, इंडियन गेंड, स्क्वायरल एक्सेट्रा विच आर फाउंड ओनली इन पचमढ़ी और रिजर्व। स्थानिक प्रजातियों के उदाहरण में साल, जंगली आम आदि जैसे पेड़ और बाइसन, भारतीय विशाल गिलहरी जैसे आदि जानवर शामिल हैं, जो कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको इमेज दिखाई दे रही होंगी। अब हम देखेंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि लुप्त प्राय प्रजातियाँ, ऐसी प्रजातियाँ जो लुप्त हो चुकी हैं पूरी तरह से और धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। दोज एनिमल हुज नंबर्स आर ग्रेजुअली डिक्रीजिंग विच माइट गेट एक्सटिंक्ट सून आर नोन एज इंडेंजर्ड एनिमल्स। उन्हें इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। वे जानवर जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, जल्दी विलुप्त हो सकते हैं, लुप्त प्राय जानवर कहलाते हैं। द एनिमल्स इन स्मॉल इन साइज आर मोर लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड देन द बिगर एनिमल। एग्जाम्पल सम ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स लाइक स्नो लेपर्ड हो गया, जायंट पांडा हो गया, वूपिंग क्रेन हो गया, ये सब हो गई। ये क्या हो गई, धीरे धीरे क्या हो रही हैं, ये क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो रही हैं, इंडेंजर्ड हो रही हैं। बड़े जानवरों की तुलना में छोटे आकार के जानवर होते हैं वो लुप्त प्राय जल्दी हो रहे हैं, संभावना हो रही है उनकी, ठीक है। जैसे कि हिम तेंदुआ हो गया और जो है पांडा हो गया, वूपिंग क्रेन हो गया, ये सारी चीज़ इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है क्या है। आवर कंट्री इज़ होम फॉर वेराइटी ऑफ स्पीसीज विच इज़ रिच एंड फ्लोरा एंड फौना। हमारा देश समृद्ध वनस्पतियों और जीवों से विभिन्न प्रजातियों से भरा हुआ है। बहुत सारी ऑर्गेनिज्म और जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फ्लोरा और फौना हमारे जो एटमॉस्फेयर में अर्थ में रहते हैं। फ्लोरा इज़ द प्लांट लाइफ एक्वरिंग इन द पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा क्या है, प्लांट लाइफ है जो पर्टिकुलर एरिया में होता है। फौना क्या है, पर्टिकुलर एरिया में एनिमल्स का होना। द रॉयल बेंगाल टाइगर, द एशियन चीता एंड द सेवरल अदर बर्ड्स आर फौना फाउंड इन इंडिया। रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, एशिया चीता हैं, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण, वनों की कटाई, आवास की हानि, मानव हस्तक्षेप, अवैध शिकार और जैसे कई कारणों से भारत में कई जानवर विलुप्त हो गए हैं और कई जो है खतरे में हैं। जो प्रजातियां अब पृथ्वी पर मौजूद नहीं हैं उन्हें विलुप्त प्रजातियां कहा जाता है। जैसे डायनासोर हो गया, ठीक है, डोडो हो गई, डोडो पक्षी था, लुप्त प्रजाति हैं। वे जानवर या पौधों से जिसे विलुप्त होने का खास माना जाता है, जैसे विलुप्त होने का खतरा माना जाता है। इसका मतलब है कि केवल उसे इंडेंजर्ड स्पीसीज कहेंगे
जो कि धीरे धीरे खतरा बढ़ता चला जा रहा है एनवायरनमेंट के लिए। फ्यू ऑफ देम लेफ्ट ऑन द अर्थ एंड सून दे माइट एक्सटिंक्ट, कुछ बचे हैं, धीरे धीरे वो भी गायब हो जाएंगे हमारी वजह से। उनमें कुछ ही प्रतिबंध बचे हैं, क्योंकि कुछ तो हमने मार ही दिए, कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर हमने कर दिया कि वो वैसे ही जिंदा नहीं रह पा रहे हैं बेचारे। It is reported that nearby 132 species of plants and animals are critically endangered animal। बताया गया है कि भारत में पौधों और जानवरों की लगभग 132 प्रजातियां गंभीर रूप से खतरे में है। स्नो लेपर्ड, बंगाल टाइगर, एशियाटिक लॉयन, पर्पल फ्रॉग एंड इंडियन जेंट स्क्वेरल आर सम ऑफ द एंडेंजर्ड एनिमल इन इंडिया। हिम तेंदुआ, बंगाल टाइगर, एशिया शेर, बैंगनी मेढक और भारतीय विशाल गिलहरी भारत में लुप्त प्राय जानवरों में से कुछ एक हैं, जैसा कि आप इमेज देख पा रहे हैं। मैनी एल्गाई हैं, बहुत सारी तरह की एल्गाई हैं, फंगाई हैं, ब्रोफाइट्स, फॉर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड आर डिसअपियरिंग विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट and each are disappearing species may take away with the many species of animals and microbes which depend on them for food and shelter। मनों के विनाश के कई शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, फन और जिम्नोस्पर्म गायब हो रहे हैं और प्रत्येक लुप्त होती प्रजातियां अपने अपने साथ जानवरों और रोगाणुओं की कई प्रजातियों को ले जा सकती हैं, और जो भोजन आश्रय के लिए निर्भर करती थी वो धीरे धीरे क्या कर रही हैं, प्रजातियां हम लुप्त हो रही हैं हमारी वजह से। सिमिलरली प्रॉन्स हैं, ओयस्टर है, लॉबस्टर, क्रैब्स, स्क्वैड, ऑक्टोपस, कटल फिश, वटल्स, ड्रैगन फ्लाई, ग्रास हॉपर फिश एंड even frogs are dying by absorbing poisonous gases through the air। skin locust is one of the insect which has almost disappeared from India। तो टिड्डा जो था, टिड्डी एक तरह कीट था जो भारत से बिल्कुल पूरी तरह से लुप्त हो रहा है। तो फॉलोइंग एनिमल्स आर गेटिंग रेयर दीज डेज, कुछ जानवर बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेंगे। रेप्टाइल्स में जैसे कि लिजार्ड, टर्टल, क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल। सरीसृप में कुछ छिपकलियाँ, कछुआ, मगरमच्छ और घड़ियाल। बर्ड्स में फैल्कॉन, ईगल्स, हॉग, वल्चर, पिकॉक, पीहेन, पिजन, डक। मैमल्स में वाइल्ड कैट्स जो होंगी, जंगली बिल्लियाँ होती हैं, सच एज टाइगर्स, लॉयन, डियर्स सच एज चिनकारा एंड ब्लैक बग, चीरू, ठीक है, ये सब हैं। मस्क डियर, राइनो एलिफेंट, ब्लू व्हेल, फ्लाइंग स्क्वेरल, ठीक है, उड़ने वाली गिलहरियाँ भी हुआ करती थी पहले, तो धीरे धीरे ये क्या है, स्तनधारियों में जो है धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। एक तरफ ये आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है, इमेज दे रखी है, एक तरफ जो आपको जो है टेबल बनी हुई है इंडेंजर्ड प्लांट की और इंडेंजर्ड एनिमल की। अम्ब्रेला ट्री है, मलबर लिली है, ठीक है, रेफ्लेशिया फ्लावर, इंडियन मेलो, ठीक है, मसली प्लांट। एक तरफ इंडेंजर एनिमल्स हैं, स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लॉयन, लॉयन टेल्ड मैक्यो, इंडियन राइनोसोर, नीलगिरी ताड़, ये सब धीरे धीरे क्या हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। कॉजेज ऑफ इंडेंजर्ड, खतरे के कारण। अब आप कहेंगे हम तो नहीं मारने गए जी इन्हें, इन्वायरमेंट को तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन तो कर रहे हैं, तो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से वो जीवित रह पा रहे हैं, तो वो तो मर ही रहे हैं ना किसी न किसी कारण से। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कारण तो हम ही बने हुए हैं। चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो एक्सप्लेनेशन करना पड़ रहा है। आप जो शॉर्ट्स नोट्स में सारे डेफिनेशंस और जो शॉर्ट्स नोट्स में 15-20 मिनट में उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन जिसको चैप्टर एक्सप्लेनेशन करना है, समझना है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन में एक एक लाइन को समझना है, तो प्लीज़ वहाँ देख सकते हैं। बेसिक नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है, खासकर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, AMU की तैयारी कर रहा है, ठीक है, या फिर पर्टिकुलरली किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से ही बन जाते हैं, तो दिमाग में आना चाहिए ताकि आप MCQ लगा सकें। कॉज ऑफ इंडेंजरमेंट, खतरे के कारण। लॉस ऑफ हैबिटेट, घर का खोना, ठीक है, धीरे धीरे घर खो रहे हैं वो लोग। ट्रीज डेट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, मैनी स्पीसीज़ को घर दे रहे थे, शेल्टर दे रहे थे, वो धीरे धीरे खो रहे हैं, उनको आश्रय प्रदान कर रहे थे, जो पेड़ थे वो धीरे धीरे उनसे छिन रहा है। ओवर हंटिंग एंड पोचिंग, शिकार और अवैध शिकार पर काबू नहीं है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन के लिए, एनिमल्स की टीथ के लिए, एनिमल्स के वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स के लिए हम उनकी हंटिंग कर रहे हैं, उन्हें जो है बेच रहे हैं, काट काट के उन्हें खा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो भी एक कारण बना हुआ है। और पॉल्यूशन बना हुआ है, पॉल्यूशन बहुत कर रहे हैं। नंबर ऑफ एनिमल्स आर अफेक्टेड बाय द पॉल्यूशन लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। इन द रिसेंट ईयर्स अगर आप देखेंगे, मोर ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल अफेक्टेड बाय द प्लास्टिक वेस्ट। बहुत सारे जानवर और प्लांट जो मारे गए वो प्लास्टिक वेस्ट की वजह से मारे गए, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे क्योंकि हम हैं। मत सुधरिए, आने वाली पीढ़ी देखिएगा कितने मज़े में रहने वाली है। हालत इतनी गंभीर, इतनी ख़राब होने वाली है ना आने वाली पीढ़ियों की, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते।
अब वो पीढ़ियाँ आपकी हैं, आपके आने वाले बच्चे ही हैं। अगर हम नहीं सुधरेंगे ना तो नेचर जो उन्हें सुधार देगा। न्यू हैबिटेट, समटाइम एनिमल्स आर टेकन बाय पीपल टू न्यू हैबिटेट वेयर दे डू नॉट नेचुरली लिव, सम ऑफ देम मे एक्सटिंक्ट एंड सम मैनी सर्वाइव, the new ones may also get attracted by the species already living there and cause the extinction। कभी कभी लोग जानवरों को नए आवास में ले जाते हैं जहाँ वे स्वाभाविक रूप से नहीं रहते, उनमें से कुछ विलुप्त हो जाते हैं। कुछ क्या होते हैं, हम जो जानवरों को, प्लांट्स को उठा के वहाँ से जो दूसरे एरिया में ले जाते हैं, जबकि उनका वो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वैसे वो मर जाते हैं बेचारे। केमिकल्स की वजह से, केमिकल्स का प्रयोग हम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, ठीक है, इन सब में, और उसको पानी जो है वाटर में छोड़ देते हैं, एयर भी पॉल्यूट हो रही है। तो केमिकल के रसायन की वजह से इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं, जिनकी वजह से इंसेक्ट्स बहुत सारे मर रहे हैं बेचारे, प्लांट्स और एनिमल्स जो पॉइजन की वजह से मर रहे हैं अननेसेसरी। डिजीज़, रोग पैदा हो रहे हैं नए नए डिजीज़ ड्यू टू द वेरियस अननोन रीज़न में अफेक्ट एनिमल्स एंड में एक्सटिंक्ट, और नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से भी। वो तो खैर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में है अब भी। जितना हम पॉल्यूट करेंगे, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी ज़्यादातर होंगी। तो पहले एक फाउंडेशन था फ्रेंडशिप का, जो कि हमने तोड़ दिया है। सेविंग इंडेंजर्ड एनिमल्स, लुप्त प्रजातियों को बचाना, कैसे बचा सकते हैं, ये कुछ टर्म्स हैं WWF वर्ल्ड लाइफ फंड की, ZSI, ठीक है, या पढ़ लीजिएगा, इसमें फुल फॉर्म्स दे रखी हैं। फॉर मेंटेनिंग हेल्दी इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ, एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाने के लिए इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। दे हैव मेडिसिनली, साइंटिफिकली, इकोलॉजिकल एंड लैंड कमर्शियल वैल्यू, वो हर तरह से हमें प्रॉफिट ही देती हैं। ईच ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ हैज़ यूनिक प्लेस इन फूड चेन डेट कंट्रीब्यूट्स टू इकोसिस्टम, हमें फूड चेन को मेंटेन करके रखना चाहिए। पृथ्वी प्रत्येक जीव का खाद्य श्रृंखला एक फूड चेन होती है, हर एक जानवर की, हर एक प्लांट्स की, उसे हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। बट दे आर एंडेंजर्ड मेनली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो उसे नुकसान पहुंच रहा है, उसे भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए। सम ऑफ द एनिमल्स स्पीसीज आर एंडेंजर्ड बिकॉज, कुछ जानवरों को लुप्त हो रहे हैं क्योंकि उसकी हंटिंग की जा रही है, शिकार किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, उसे भी हमें रोकना पड़ेगा। कंट्रोलिंग पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स, ताकि वो एनिमल्स पे, फिश पे, बर्ड्स पे प्रभावित ना करें। एनिमल्स अदर मिस्टेक्स, उनकी प्लास्टिक्स जो वेस्टेज है उनको रोकना पड़ेगा, उसे रिसाइकिल हमें करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एंडेंजर्ड एनिमल्स को बचा के चलना पड़ेगा। रिसाइकलिंग थिंग्स एंड बाइंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स विल प्रिजर्व द एनवायरनमेंट रिसोर्स एंड हेंस इन द एनिमल्स को और प्लांट्स को जो बचा सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करके वेस्ट प्रोडक्ट्स की। पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स को हम कम से कम यूज़ करें, एनवायरनमेंट में अवॉइड करें, ठीक है। नेचुरल फर्टिलाइज़र्स, नेचुरल मैन्योर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है यूज़ करें। उसके साथ साथ जो है प्लांटिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ की, वाटर को जो सर्वाइव करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को और एनिमल्स को जो है प्रिजर्व करके रखें, तो हम जो है बहुत सारी तरीके से बच सकते हैं। तो देखिए ऊपर हम वैसे ये पढ़ चुके हैं सारी चीज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व और जो है नेशनल पार्क। तो एक और बार मैंने रिवीजन के लिए बीच में डाल दिया और थोड़ी अलग तरीके से डाला है, तो आप देख सकते हैं दीज आर द एरियाज रिजर्व, आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी, ठीक है, नॉलेज के लिए डाल दिए मैंने। कुछ अगर टॉपिक मारे गए होंगे, कुछ पॉइंट्स हमारे गए होंगे, तो दीज आर द एरिया रिजर्व द प्रोटेक्शन, यहाँ जो एनिमल्स को प्रोटेक्शन की जाती है, उनको लिए ऐसी कंडीशन दी जाती है। एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग, पोचिंग, कोरिंग, ये सब जो प्रोहिबिटेड हैं यहाँ पर। सेंचुरीज़ को जो प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, इसमें जो बहुत सारे तरह के जो है आपको एनिमल्स मिलेंगे, यहाँ दे रखा है, देखिए इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, लेके जैसे ब्लैक बक है, वाइट आई बक है, ठीक है, एलिफेंट है, गोल्डन कैट है, पिंक हिडन डक है, घड़ियाल है, मार्श क्रोकोडाइल है, पाइथन, राइनोसोर, बहुत सारे तरीके के जो जानवर हैं यहाँ पे। ऐसे नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे बनाए जा चुके हैं, बहुत सारे बनने चाहिए ताकि जो इनको बचा के रखा जा सके। दीज आर द रिजर्व एरिया है, रिजर्व एरिया इनकी बाउंड्री सीमित होती है, ठीक है, मैंने बता चुका हूँ, ये वे भंडार हैं जो बड़े और विविध रूप से पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। यहाँ प्लांट्स एनिमल्स को जो है बचा के रखा जा रहा है, ठीक है। वे पौधे और जानवरों, भूमि और ऐतिहासिक वस्तुओं आदि का संरक्षण करते हैं, जो विशेष क्षेत्र को जो है बनाते हैं और जो इसको इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से रखते हैं। डिफरेंस देख सकते हैं आप नेचुरल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ अलाउड होती हैं, वहाँ बिल्कुल भी एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती ह्यूमन एक्टिविटी। मेन एम है प्रोटेक्ट करना फ्लोरा और फौना को। यहाँ फ्लोरा, फौना और अदर तरह के हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट भी हैं। वहाँ अगर मोनूमेंट्स भी आ रहे हैं, कोई आसपास उसके इर्द गिर्द कोई मोनूमेंट्स आ रहा है हिस्टोरिकल, या फिर ट्राइबल आ रहे हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना, उन सबको प्रोटेक्ट करना नेशनल पार्क में आता है। दे आर नो फिक्स बाउंड्री, उसकी फिक्स बाउंड्री नहीं है, उसकी फिक्स बाउंड्री होती हैं और डिफाइंड हैं।
इट इज़ ओपन टू द जनरल पब्लिक वहाँ जा सकती है ग्रेसिंग करने, कल्टीवेशन करने, और कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। नॉट यूजुअली ओपन द पब्लिक के लिए बिल्कुल भी ओपन नहीं होते हैं। सेंचुरीज आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय द ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे देखती है। अ सेंचुरी कैन बी अपग्रेडेड बाय नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आर फॉर्म्ड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट सेंट्रल लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट में आती है। नेशनल पार्क कैन नॉट बी, ठीक है, सेंचुरीज़ को नेशनल पार्क बनाया जाता है, लेकिन सेंचुरीज़ को नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क को सेंचुरीज नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस थे। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दे रखी हैं तमिलनाडु के आसपास। ठीक है, कब कब वो किस ईयर में वो वहाँ रहीं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने दे रखा है जिम कॉर्बेट, और कुछ पार्क हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ऐसे उत्तराखंड में 1936 में बना। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क हो गया, गिर नेशनल पार्क हो गया, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, सुंदरबन नेशनल पार्क है। ऐसे यहाँ जो है कुछ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दे रखी हैं अलग अलग स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट में, और उनकी ईयर्स दे रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेशनल पार्क आगे भी हैं, ये देखिए टाइगर दिख रहे हैं आप, देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, और जो कुछ वर्ड्स देख रहे हैं आप, तो ये सारी क्या हैं, नेशनल पार्क हैं हमारे। इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक सिस्टम है डेट कंप्राइजेज ऑल ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया along with the non-living things like air, water, soil, etc. पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले, एक एरिया में रहने वाले पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीवों के साथ साथ हवा, पानी, मिट्टी जैसे निर्जीव चीज़ें शामिल हैं। हर चीज़ इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं वो इकोसिस्टम में क्या है, शामिल हैं। देयर इज़ एन इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ ईच of every organism, whether it may be snake, frog, lizard, bats, etc. proper functioning of an ecosystem. इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म का एक अलग अलग जो है काम होता है, हर एक जो है उसको बैलेंस बनाने में काम करते हैं, और हर एक ऑर्गेनिज्म इम्पॉर्टेंट है इकोसिस्टम में। पारिस्थितिक तंत्र में सामूहिक जो है कार्य के लिए जीव का समान महत्व है, चाहे वो कोई सा भी जीव हो। रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक वो होती है, इट इज़ अ बुक विच हैज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल। जितने भी इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल जो लुप्त हो रहे हैं या हो चुके हैं, जो लुप्त हो चुके हैं प्लांट्स और एनिमल, उनकी जो है सूची तैयार की जाती है रेड डाटा बुक में। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लुप्त पौधों और जानवरों की सूची है कि ये जानवर और ये पौधे थे किसी टाइम पे और ये अब लुप्त हो चुके हैं, ताकि आने वाले समय में हम लोगों को ये याद रहे। द बुक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर स्पीसीज आर कॉल्ड इंडिविजुअल। पौधों और जानवरों अन्य प्रजातियों की पुस्तकें सभी व्यक्तिगत हैं, अलग अलग, हर रेड बुक अलग बनाई हुई है। ठीक है, एनिमल्स की अलग है, प्लांट्स की अलग है, हर टाइप्स की बुक अलग बनी हुई है, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। जिसमें किसी रेड डाटा बुक में एनिमल्स के बारे में, किसी रेड डाटा बुक में स्पीसीज़ के बारे में, किसी रेड डाटा बुक में प्लांट्स के बारे में अलग अलग आपको जानकारी मिल जाएंगी। द रेड डाटा बुक इज फाइल ऑफ रिकॉर्ड, एक तरह का रिकॉर्ड होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज, एनिमल्स और प्लांट्स का। रेड डाटा बुक्स में जो है इंपॉर्टेंस ऑब्जर्वेशन होते हैं, स्टडीज़ करके जो बनाई जाती है, लिखी जाती है रेयर स्पीसीज और प्लांट्स के बारे में। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में। द बुक इज़ क्रिएटेड टू आइडेंटिफाई प्रोटेक्ट स्पीसीज विच अबाउट द एक्सटिंक्ट, जो कि लुप्त प्रजातियां हैं उनके बारे में लिखा जाता है, ताकि उनको प्रोटेक्ट, अगर वो है भी अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं तो उसको बचाया जा सके। रेड डाटा बुक इज मेंटेनेंस द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इट वॉज फाउंडेड इन 1964 में ये बनाई गई ये संस्थान है, उसके द्वारा। द रेड डाटा बुक्स क्लासीफाई स्पीसीज मेनली टू द 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी में उसे बांटा गया है। ठीक है, नॉट थ्रेटन्ड एंड अननोन, उसे जो है नॉट थ्रेटन्ड एंड अननोन। रेड डाटा बुक प्रजातियों के मुख्य रूप में 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, अर्थात खतरे में नहीं और अज्ञात। इस तरह से बांटा गया है रेड डाटा बुक को कि कौन सी प्रजातियाँ खतरे में हैं, कौन सी प्रजातियाँ खतरे में नहीं हैं, और कौन सी प्रजातियाँ जो है बिल्कुल है ही नहीं, विलुप्त हो गई हैं। तो इस 3 टाइप से जो है रेड डाटा बुक में आपको जो है लिस्ट मिलेगी। द बुक इज़ also have informed as to why species has become extinct along with the population trends and its, और उसके साथ साथ ये भी लिखा गया कि वो प्रजातियां जो किस तरह से कम हुई और क्या कारण उसके रहे होंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे द रेड बुक कंटेन्स कलर कोडेड इंफॉर्मेशन शीट लाइक ब्लैक और स्पीसीज विच आर एक्सटिंक्ट रेड। ठीक है, फॉर स्पीसीज डेट आर इंडेंजर्ड एंड सो ऑन।
देखिए अलग अलग तरीके से इसमें दे रखा है। देखिए जो एक्सटिंक्ट है वो ब्लैक कलर में दे रखी है, जो क्रिटिकल है, जो इंडेंजर्ड है, वो जो आपको रेड कलर में दे रखी हैं। ठीक है, इंडेंजर्ड, EN, वल्नरेबल, VU, अलग अलग तरीके से इसे दे रखा है। नियर थ्रेटेंड, ठीक है, डाटा एफिशिएंसी, नॉट एवेल्यूएटेड, अलग अलग कलर में अलग अलग तरीके से रेड डाटा बुक में जो है क्या होता है, लिस्टेड होते हैं सारी चीज़ें। दे आर इंडेंजर्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सटिंक्शन रिस्क of many species and सब स्पीसीज। द फिगर गिव्स द कलर कोडेड इन्फॉर्मेशन। आपको साइड में फिगर दे रखी है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। आप देख सकते हैं इसमें रेड डाटा बुक में रंग कोडिंग सूचना पत्रक होते हैं, जैसा कि विलुप्त प्रजातियों के लिए काला, लुप्त प्रजातियों के लिए लाल इत्यादि होते हैं। एडवांटेज क्या है रेड डाटा बुक के भाई? जो हेल्प करती हैं हमारे पॉपुलेशन को, पर्टिकुलर स्पीसीज को बचाने में, कैसे रख रखाव करें। The data given in the book can be used to evaluate the species of global level. The risk of the species becoming globally extinct can be estimated with the help of this book. It provides guidelines for the implement measuring for the protecting endangered species. ये लुप्त प्रजातियों की सुरक्षा के उपयोग की लागू करने के लिए दिशा निर्देश इसमें बनाए गए हैं। डिसएडवांटेज क्या है रेड डाटा बुक के? रेड डाटा बुक के कुछ डिसएडवांटेज हैं। द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन द रेड डाटा बुक इज इनकम्प्लीट। कुछ इन्फॉर्मेशन रेड डाटा बुक में इनकम्प्लीट हैं। मैनी एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में वहाँ है ही नहीं, और धीरे धीरे रेड डाटा बुक को अपडेट नहीं किया जाता। ठीक है, ये भी नुकसान है। द सोर्स ऑफ द बुक्स डाटा हैज़ बीन स्पेकुलेटेड। पुस्तक के डाटा को स्रोत का अनुमान लगाया गया है, सिर्फ एक अनुमान है। इसमें क्या है, अगर कोई प्रजाति आने वाले समय में, नए समय में मिलती है, तो अगर हमारे रेड डाटा बुक में वो प्रजाति है तो हम उसके बारे में जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर रेड डाटा बुक में अगर हमने वो अपडेट ही नहीं किए, तो अगर हमें कोई नई प्रजाति मिलती है तो हम उसे नया मान लेंगे, उसको शायद जो हम सर्वाइव ना कर पाएँ, उसको हम सर्वाइव ना करा पाएँ। द बुक मेंटेनिंग द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर स्पीसीज, बट इट हैज़ नो इन्फॉर्मेशन विदाउट देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द माइक्रोब। प्लांट्स, एनिमल्स और स्पीसीज़ के बारे में तो हैं, लेकिन माइक्रोब्स के बारे में उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है। तो चलिए आगे हम देखते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन का अर्थ ये होता है जैसे कि हम अपने एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, अब इसमें सूटेबल सारी चीज़ हमें मिल रही हैं हमारे हैबिटेट के हिसाब से, जैसे कि हमें खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, पानी मिल रहा है अच्छी तरह से, ठीक है, रहने के लिए घर मिल रहा है। जो चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से ईजिली अवेलेबल हो रही थी, उनकी सप्लाई या शॉर्टेज जो है हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, उस चीज़ के लिए विकल्प ढूंढेंगे कि कहीं और जगह जाया जाए, ठीक है कि नहीं, ताकि वो सारी चीज़ हमें मिल सकें, ताकि हम सर्वाइव कर पाएँ। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, तो उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन, प्रवास, इट इज़ एसेंशियल फॉर मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फॉर बेटर क्लाइमेट, ब्रीडिंग प्लेस, फूड एक्सेट्रा। ये बेहतर जलवायु, प्रजनन स्थल, भोजन आदि की तलाश में जानवरों, पक्षियों आदि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक मौसमी आवागमन की वजह से होता है। कहीं कहीं क्लाइमेट कंडीशन की ख़राब हो जाती है। मान लीजिए अभी इंडिया तो एक ऐसा देश है, हमारा कंट्री, यहाँ सब तरह के मौसम आते हैं, लेकिन कई कंट्री ऐसे हैं यहाँ जो है यहाँ जो क्लाइमेट कंडीशन एक जैसी नहीं रहती, तो वहाँ से बर्ड्स जो होते हैं, एनिमल जो होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। खास करके बर्ड्स जो होती है, माइग्रेटिंग बर्ड्स आपने सुनी होंगी, तो उसे कहते हैं माइग्रेशन। देयर आर मैनी बर्ड्स डेट माइग्रेट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अर्थ टू अनदर ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंजेस, मेनली फॉर ब्रीडिंग पर्पस। दे नीड टू सूटेबल क्लाइमेट, रियरिंग देयर यंग वंस। अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए और अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो जो है क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। अब मान लीजिए अभी तो एटमॉस्फेयर फिर भी बहुत, अभी इतना तब भी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब हम पूरी अर्थ को जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे, पॉल्यूट कर देंगे, ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ा देंगे, तब हम माइग्रेट कैसे करेंगे बताओ। अभी तो हम गर्मी होती है तो हम ठंड में ऊपर चले जाते हैं, शिमला मनाली, कि अभी ठंड में घूम आए। ठंड आती तो नीचे साउथ की तरफ चले जाते हैं, थोड़ी सी गर्मी ले आएँ, ठीक है कि नहीं। जब पूरी अर्थ का एटमॉस्फेयर ही हम बिगाड़ देंगे, तब हम कहाँ माइग्रेट करेंगे बताइए यार। तो थोड़ा सा जो है सुधार करना पड़ेगा हमें इसके लिए। वैसे कई पक्षी जो मुख्य रूप से प्रजनन के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवास करते हैं, ठीक है, उन्हें अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए उपयुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसे हम कहते हैं माइग्रेशन। अब इसमें दे रखा है एनवायरनमेंट को थोड़ा सा बचाने के लिए हमें रिसाइकलिंग ऑफ पेपर करना चाहिए, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे वेस्टेज हैं जिसके हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं रिसाइकिल करके। तो कागज़ का पुनर्चक्रण हमें करना चाहिए। वी नीड टू कट द
17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन पेपर। अगर हमें 1 टन पेपर बनाना है तो कम से कम हमें जो है 17 पेड़ों को जो है काटना पड़ेगा। वी क्लीन ईजिली रीयूज ऑफ रिसाइकिल पेपर, रिड्यूसिंग आवर कंजप्शन ऑफ पेपर कैन सेव ट्रीज ऑल्सो सेव वाटर एंड एनर्जी यूज टू मैन्युफैक्चर पेपर। तो बहुत सारे जो है अब भी बहुत सारा पेपर वर्क कम हो गया है, जिसकी वजह से पेपर जो है बच रहे हैं। तो ऐसी धीरे धीरे हमें विकल्प ढूंढने पड़ेंगे ताकि हमारे जो नेचर सोर्स हैं उसका जो है डिस्ट्रॉय ना हो, डिस्ट्रक्शन ना हो। 1 टन कागज़ बनाने के लिए हमें 17 पूर्ण विकसित पेड़ों को काटने की ज़रूरत पड़ती है। हम आसानी से कागज़ का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण कर सकते हैं। कागज़ की हमारी खपत को कम करने से पेड़ों को बचाया जा सकता है और कागज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली पानी और ऊर्जा को भी बचाया जा सकता है। तो besides this can also help in reducing the use of harmful chemical that are used to make paper। पेपर्स में बहुत सारे केमिकल्स भी यूज़ होते हैं तो उसे भी जो है बचाया जा सकता है। अब आता है की बात एफॉरेस्टेशन की। एफॉरेस्टेशन माने वनीकरण। एफॉरेस्टेशन माने होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना। डिफॉरेस्टेशन माने क्या होता है? कट डाउन ऑफ ट्रीज। इसमें क्या होगा? प्लांट को ग्रो करना। डिफॉरेस्टेशन द क्लाइमेट इज चेंजिंग अलार्मिंगली इन दीज डेज एंड देयर इज़ नो सीजनल रेनफॉल। आजकल आप देख रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो बारिश होती रहती थी टाइम टू टाइम, वो बारिश कम हो गई है, जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल बेकार हो रही है। एटमॉस्फेयर गैसेस जो है डिस्टर्ब हो रही हैं। तो उसको जो है सही करने के लिए बिकॉज ऑफ दीज मेनी सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पानी की कमी हो रही है। शहरों में पानी की कमी हो रही है, पानी के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, ग्राउंड लेवल बहुत नीचे चला गया है। मैनी ऑफ द लैंड्स आर बिकमिंग बैरन। बहुत सी ऐसी ज़मीन है जो बंजर पड़ गई हैं। इसकी वजह से कई शहर पानी से के कमी के जूझ रहे हैं। पानी कमी की वजह से कई ज़मीन बंजर हो चुकी हैं। वाटर नीडेड फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। अगर अर्थ पे जो एग्जिस्ट रहना तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना पानी के हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते अर्थ पे। तो वी नीड टू ग्रो फॉरेस्ट। तो इसलिए हमें फॉरेस्ट को दोबारा से ग्रो करना पड़ेगा। हमारी इंडिया की आबादी वो 100 करोड़ से ऊपर की। अब भी अगर हम हर एक इंसान जो है सिर्फ ये टारगेट कर लेना कि हमें 2 पेड़ लगाने हैं, 2 छोड़िए 1 ही पेड़ लगाने हैं। अगर 1 पेड़ भी लगाने ना हर एक इंसान, तो 100 करोड़ पेड़ जो लग जाएंगे। और एक ऐसे पेड़ लगाइए जैसे कदम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती हैं। और भी बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनमें ऑक्सीजन बहुत होती हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। बहुत सालों तक जो है इनकी लाइफ जो पीरियड होता है इनका लाइफ पीरियड जो ज़्यादा होता है, ज़्यादा तक चल जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन में प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ऐसे जो है हमें ढूंढ के आप देख सकते हैं, गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कौन से ऐसे ट्रीज़ हैं जिसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती हैं, ऑक्सीजन होती है। उन पेड़ों को हम लगा सकते हैं। 2 अगर लगा दें तो और अच्छी बात है। 100 करोड़ लोग अगर 2-2 पेड़ भी लगाएं, उनकी देखभाल करेंगे। मैंने आज 2 पेड़ लगाए हैं और इसकी मैं देखभाल करूँगा जब तक ये बड़ा ना हो जाए। फिर उसे हम एनवायरनमेंट में छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिर वो अपने आप सर्वाइव करना सीख जाता है। तो बस एक बार को क्या है ना, वो ग्रो हो जाए, मजबूत हो जाए। 2 पेड़ भी लगाएंगे तो 200 करोड़ पेड़ हमारे यहाँ लग सकते हैं। तो सोचना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को सुधार हो सकता है। एफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज और सोइंग सीड्स in barren land to the create a forest। Afforestation help us to create the forest differently from the natural forest। वनों पर जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि पर पेड़ लगाने या बीज बोने की प्रक्रिया है। वनीकरण हमें प्राकृतिक वनों से भिन्न वन बनाने में मदद करता है। जो फॉरेस्ट हैं वो ठीक है, लेकिन अगर कोई बंजर ज़मीन पड़ी हुई है वहाँ हम नए जो है क्या करें, ट्रीज़ को उगाएं, फॉरेस्ट को जो है डेवलप करें, तो उसे हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एफॉरेस्टेशन क्या है? द वर्ल्ड इज़ एक्सपीरियंसिंग अ ग्रेट चेंज इन द क्लाइमेट। अब रिसेंट ईयर्स में क्लाइमेट में बहुत सारा चेंज हो गया है। इवन बिफोर टू प्रोटेक्ट अवर प्लानट द अर्थ, एफॉरेस्टेशन वुड बी बेटर सॉल्यूशन। अब जो एफॉरेस्टेशन बेटर सॉल्यूशन है उसके लिए। एफॉरेस्टेशन हेल्प द वाइल्ड एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन्स टू हैव शेल्टर टू फाइंड देयर सोर्स। अगर हम एफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, तो जानवरों को जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनको जो रहने के लिए जगह भी मिलेगी, शेल्टर भी मिलेगा, फूड भी मिलेगा, और साथ के साथ हमें भी उनसे बहुत सारे फूड, शेल्टर और ऑक्सीजन मिलेगा। थ्रू एफॉरेस्टेशन वी कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एफॉरेस्टेशन की वजह से जितना पेड़ लगेंगे, जितना फॉरेस्ट लगाएंगे, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमियाँ हो रही हैं। सिलेंडर बनाए जा रहे हैं, वो हमें जो है नहीं बनाने पड़ेंगे, ईंधन खर्च नहीं होगा इस ऑक्सीजन बनाने के लिए। दे प्लांटेड कैन इंक्रीज द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टू गेट रेनफॉल। ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर लो रहेगा, जिसमें फिर जो हमें AC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से CFCS निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो नुकसान करती है हमें। तो एटमॉस्फेयर में थोड़ा ठंडक रहेगी। बाय प्लांटिंग ट्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन रहेगी टू रिड्यूस एंड दस इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम हमारे मान लीजिए अभी हमारे ज़माने में AC है, लेकिन हमारे दादा, ठीक है, और उनके पिताजी, क्या वो उस टाइम पे कोई AC भी चलाया करता था? क्या नहीं चलाया करता था। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में
क्योंकि इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड नहीं था, टेम्परेचर इतना हाई नहीं था। पहले तो पंखे भी नहीं हुआ करते थे, पहले तो हाथ के पंखे थे बीजने से जो हवा की जाती थी। तूफ़ानी पंखा लगा लेते थे ज़्यादा से ज़्यादा, वो देखा होगा आपने गोल स्टिक वाला, उसे लगा लेते ज़्यादा से ज़्यादा। कहीं किसी के घर मिल गया तो ऊपर वाला पंखा मिल जाता था। लाइट भी आती थी 1 हफ्ते दिन में, 1 हफ्ते रात में, तो हर चीज़ थी, हर चीज़ अवेलेबल थी। लेकिन जो है हमें ना ग्रीड नहीं थी हमारी। डेफोरेस्टेशन एनेबल टू अस टू अवॉइड डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड। वनीकरण हमें भूमि में के मरुस्थली से बचने में सक्षम बनाता है। जो हमारी बैरन लैंड्स हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड इट कोज सॉइल इरोजन, टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे ड्यूरिंग रेनफॉल। देखिए बंजर भूमि जो होती है उसकी तेज हवाओं की वजह से उसकी मिट्टी इधर से उधर उड़ती चली जाती है, ठीक है, ऊपर की मिट्टी होती है। वर्षा के दौरान ऊपर की मिट्टी बह जाती है, आपने देखा हो वर्षा के दौरान जो पेड़ नदियों के किनारे इधर की तो मिट्टी बहती हुई चली जाती है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है। लेकिन एफोरेस्टेशन हम करेंगे तो पेड़ जो होगा नदियों के किनारे अगर हम पेड़ लगा देंगे तो मिट्टी को जकड़ के रखेंगे, तो मिट्टी स्पॉइल नहीं होगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा। और उसके बाद उसके जितने ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे, ग्रास उगाएंगे, उससे क्या होगा, फर्टिलिटी बढ़ेगी। रेनफॉल जितना होगा उस पानी की कमी नहीं होगी, ग्राउंड लेवल दोबारा से ऊपर आ जाएगा। क्रिएटिंग फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस फर्दर फ्रूट्स, फायरवुड्स एंड मैनी अदर्स रिसोर्सेज। वन बनाने में हमें चारा, फल, जलायु, लकड़ी, कई अन्य संसाधन मिल सकते हैं। इंडस्ट्री नीड स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ट्रीज, ठीक है। एफोरेस्टेशन हेल्प अस टू पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रीज। उद्योगों में विशेष प्रकार के पेड़ों की आवश्यकता होती है। स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ट्रीज, वनीकरण हमें एक विशेष प्रकार के पेड़ उगाने में मदद करते हैं। और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी एफोरेस्टेशन से, ठीक है। फिर हम पेड़ पौधों को, तो जैसे हम चराने गाय भैंसों को चराया करते थे नेचुरली, वैसे चरा सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन, वनीकरण। एफोरेस्टेशन, देखो डिफॉरेस्टेशन माने पेड़ों की कटाई, एफोरेस्टेशन माने जो खराब जो ज़मीन पड़ी हुई है, बैरन जो ज़मीन पड़ी हुई है, जहाँ कभी पेड़ पौधे थे भी नहीं, वहाँ उस जगह ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, पेड़ों को उगाना, ठीक है, उसे कहेंगे एफोरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना, एफोरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन, वनीकरण। रिफॉरेस्टेशन इज द अपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट है। हियर वी प्लांट न्यू ट्रीज, नए ट्रीज लगाते हैं। रिस्टोर फॉरेस्ट डेट हैव बीन डिस्ट्रॉयड, ठीक है। पुनर्नवीकरण वनों की कटाई के विपरीत है। यहाँ हम नष्ट हो चुके जंगलों में से फिर से भरने के लिए नए पेड़ लगाते हैं। जो डिफॉरेस्टेशन हमने कर दिए हैं, जो प्लांट कट गए हैं जिस जगह प्लांट थे पहले से, अब वो काट दिए हैं हमने, वहाँ दोबारा से जो हम पेड़ों को लगाएं उसे हम कहेंगे रिफॉरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन बिल्कुल यहाँ कभी थे ही नहीं पेड़ पौधे, बंजर ज़मीन थी, वहाँ हम जो उगा रहे थे, ठीक है, वो एफोरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब है जहाँ वो काटे थे वहाँ हम जो दोबारा से क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। इन इंडिया वी हैव फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट which aims to preserve and conserve natural forest, meet the basic need to the people living in the near them। आसपास जितनी भी हमारी जगह हैं भारत में, हमारे पास वन संरक्षण के अधिनियम है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक वनों की संरक्षण करना है और बुनियादी तौर पर उन्हें मजबूत करना है। रिफॉरेस्टेशन कैन हेल्प नेचुरली और कैन बी डन आर्टिफिशियली इफ a deforestation area left undisturbed for some time the forest grow again। तो आप जो देख सकते हैं, ज़्यादा रिफॉरेस्टेशन करेंगे तो फ़ायदा है हमें एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और फूड और शेल्टर प्रोवाइड हो जाएगा एनिमल्स के लिए भी और माइक्रोब्स वगैरह के लिए भी, सबके लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ रिफॉरेस्टेशन देखेंगे, वन रोपण का महत्व देखेंगे। रिफॉरेस्टेशन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर। रिफॉरेस्टेशन करेंगे तो एयर क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो है रिड्यूस हो जाएगी धीरे धीरे। ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। रिफॉरेस्टेशन रिस्टोर करेगा हैबिटेट को, जो लॉस हो गए, डिग्रेडेशन रिमूव्स हो गए स्पीसीज, वो धीरे धीरे दोबारा से आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉरेस्ट रिफॉरेस्टेशन के रिजर्व, फॉरेस्ट रिफॉरेस्टेशन कैन रिवर्स द डैमेज डन बाय सॉइल इरोजन की वजह से जो डैमेजिंग हो रही है वो भी ठीक हो जाएंगी। रिफॉरेस्टेशन मेंटेन द वाटर साइकिल को मेंटेन करके रखेगा रिफॉरेस्टेशन। एंड ट्रीज एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ट्रीज के आसपास मॉइस्चर मिलेगा, लीव्स को अच्छे से खाना मिल जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। आगे ट्रांसपिरेशन ऑफ ट्रीज हेल्प्स टू रिस्टोर द मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द लोकल एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ें थी। डिफरेंस देख लीजिए आप बिटवीन द डिफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? व्हेन द प्लांट और ट्रीज आर कट डाउन इट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन है नेगेटिव ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन क्या है? व्हेन द हेल्प ऑफ ट्रीज आर ग्रोन प्लांटेड इट इज़ कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन हैज़ वेरी good effect of the nature as it builds environment।
एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन में अंतर देखेंगे। ट्रीज आर प्लांटेड इन न्यू एरियाज वेयर देयर वॉज नो फॉरेस्ट कवर, ठीक है, यहाँ कभी फॉरेस्ट थे ही नहीं, वहाँ ट्री उगाना। वन सैपलिंग इज प्लांटेड टू गेट वन ट्री, ठीक है। इट इज़ प्रैक्टिस टू ब्रिंग मोर एरिया अंडर फॉरेस्ट, हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाते हैं ताकि फॉरेस्ट में एरिया कवर हो जाए। रिफॉरेस्टेशन, इट इज़ प्रैक्टिस इन एरिया वेयर फॉरेस्ट हैव बीन डेस्ट्रॉय, यहाँ कभी डिस्ट्रॉय हो गए थे, वहाँ जो है पेड़ों को उगाना। टू सैपलिंग आर प्लांटेड टू रिप्लेस एवरी फेल्ड ट्री, एक पेड़ के बदले हम 2 पेड़ लगाते हैं। इट इज़ प्रैक्टिस अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को क्या कहते हैं, हटाने के लिए। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, वाटर वेस्टेज ना करें, एटमॉस्फेयर को क्लीन रखें, प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ ना करके पब्लिक व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ करें। शॉर्ट डिस्टेंस पे जो है आप वॉक करके जा सकते हैं। ट्रैफिक लाइट्स पे इंजन्स को जो है, अपने व्हीकल्स को जो है इंजन उनकी ऑफ कर सकते हैं। अभी अगर आपने काम कर लिया ना तो सफिशिएंट है, इतना तो कोशिश कीजिए आप कम से कम करने की। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखिए चैप्टर एक्सप्लेनेशन था इसलिए जो है बड़ा था। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और शॉर्ट्स नोट्स जो है हर चैप्टर वाइज मैंने अलग अलग करा दिए हैं, और साथ के साथ शॉर्ट्स वीडियो भी बना दी हैं, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट कर करके बहुत सारी चीज़ों की जो एक्टिविटीज़ थी आपकी, तो आपको वहाँ समझ में आ जाएंगी। तो मैं अंशुल गोस्वामी फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।